कुछ धातुओं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। धातु की सतह से प्रकाश पुंज टकराते ही उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये भी ध्यान दें कि ये इंस्टेंटेनियस होता है, ऐसा नहीं है, ये टाइम लैग नहीं है, इसमें कोई समय नहीं लगता। जैसे ही प्रकाश पुंज टकराएगा, जैसे ही विकिरण टकराएंगी, तुरंत उस धातु की सतह से वो जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन हैं जो लूजली बाउंडेड हैं वो तुरंत निकल जाएंगे। निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये डिपेंड करेगा उस लाइट की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। तो जैसा हमने पहले कहा कि मिनिमम एनर्जी की या मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन की तो आवश्यकता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन की आवश्यकता है वो क्या कहलाती है, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उसको देहली आवृत्ति कहते हैं। इससे कम आवृत्ति की रेडिएशन डालेंगे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इससे इतनी ही डालेंगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और यदि इससे ज़्यादा की डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति अधिक होने पर यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। गतिज ऊर्जा प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति के साथ साथ बढ़ती जाती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की भेजेंगे काइनेटिक एनर्जी उतनी हो जाएगी, क्योंकि वो तो फिक्स है। जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो तो फिक्स है, वो तो निश्चित है। अब जितनी ज़्यादा की भेजोगे उतनी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी। निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा विद्युत चुंबकीय आवृत्ति के समानुपाती होती है। यदि टकराने वाले फोटोन की ऊर्जा hν में जो आई है रेडिएशन वो कितनी हो, उसकी ऊर्जा hν हो। इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा hν0 या hν0 हो, जिसे हम कार्यफलन या वर्क फंक्शन भी कहते हैं, से अधिक हो तो ऊर्जा में अंतर hν माइनस hν0 फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाती है। तो आपकी बात समझ में आ गई कि hν जो इंसिडेंटेड फोटोन है उसकी एनर्जी है, ये किससे ज़्यादा है, hν0 से यदि अधिक है तो hν में से hν0 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचा हुआ रह गया वो क्या हुआ, उस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में स्थानांतरित हो जाएगी। तो इसके लिए एक ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया गया आइंस्टीन द्वारा, hν = hν0 प्लस हाफ mv²। यहाँ hν क्या है, इंसिडेंटेड फोटोन की एनर्जी, hν0 क्या है, वर्क फंक्शन या इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, और हाफ mv² इसकी काइनेटिक एनर्जी है। क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के लिए प्रमाण परमाणविक स्पेक्ट्रा। प्रिज्म से सफ़ेद प्रकाश को गुजारने पर यह रंगीन पट्टियों की एक श्रृंखला में फैल जाती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाल रंग जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है उसका विचलन सबसे कम तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम का परास 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज से 4 × 10⁴ हर्ट्ज तक होता है। इस स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये कुल स्पेक्ट्रम है जो कहाँ से शुरू हुआ है, कॉस्मिक रेस से लेकर और फाइनली जाकर ये रेडियो टीवी एंड राडार वेव्स से जाकर ख़त्म होता है। जब विद्युत चुंबकीय विकिरण द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया करती है तो वह परमाणु अथवा अणु इस ऊर्जा का अवशोषण कर उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर से ये अस्थायी अवस्था में होते हैं। ये जब कम ऊर्जा वाली अधिक स्थायी निचली अवस्था में लौटते हैं तो वह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों में विकिरण उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम। किसी पदार्थ के ऊर्जा के अवशोषण के उपरांत उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफी या नेगेटिव की तरह से होता है। जब एक सतत विकिरण को प्रतिदर्श पर डाला जाता है तो वह विकिरण की कुछ तरंगदैर्घ्य का अवशोषण कर लेता है। उत्सर्जन अथवा अवशोषण स्पेक्ट्रम के अध्ययन को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं।
दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है। गैस अवस्था में परमाणु का ऊर्जा उत्सर्जन केवल एक विशेष तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का उत्सर्जन होता है जिसके मध्य गहरे अंधकार युक्त स्थान होते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम चमकीली रेखाओं द्वारा प्रदर्शित होता है। इसको समझने का प्रयास करें। जब हम बात कर रहे हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की, तो आप समझें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है क्या, कि किसी भी पदार्थ को हम इनकैंडिसेंस तक गर्म करें। इनकैंडिसेंस मतलब उसको हम ताप दीप्त तक गर्म करें, और ताप दीप्त तक गर्म करने के बाद वो खुद रेडिएशंस का इमिशन करने लगे, तो उसे हम कहते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या इमिशन स्पेक्ट्रम जनरली लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं, रेखा स्पेक्ट्रम होते हैं, और ये कंटिन्यूस नहीं होते, ये जनरली डिसकंटिन्यूस होते हैं। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, परमाणु के कारण से होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं, और ये डिसकंटिन्यूस होते हैं कि इनके रेखाओं के बीच में हमें स्थान मिलते हैं। जब हम इसका इमिशन स्पेक्ट्रम लेते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें क्या मिलते हैं, ब्राइट लाइन्स मिलती हैं। अब इसके बात करते हैं हम अवशोषण स्पेक्ट्रम की, इसके जस्ट रिवर्स। इसमें पदार्थ को गर्म नहीं करेंगे इनकैंडिसेंस तक, इसमें सब्सटेंस लेंगे, उस पर रेडिएशंस डालेंगे। अंतर समझ में आ रहा है ना। पहले वाले मैंने पदार्थ गर्म किया था, इनकैंडिसेंस तक गर्म किया था, उसने रेडिएशंस का इमिशन किया था। जहाँ हम पदार्थ को गर्म नहीं कर रहे, यहाँ रेडिएशंस डालेंगे, इनमें से कुछ का ये एब्जॉर्शन कर लेगा और रेस्ट को जाने देगा। जहाँ ये एब्जॉर्शन करेगा वहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, अंधकार युक्त स्थान मिलते हैं या डार्क स्पेसेज मिलते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। वो लाइन स्पेक्ट्रम है, वहाँ ब्राइट लाइन्स मिलती हैं, यहाँ क्या मिलते हैं, डार्क स्पेसेज मिलते हैं। वहाँ पदार्थ को इनकैंडिसेंस तक गर्म करते हैं, यहाँ पदार्थ को इनकैंडिसेंस तक गर्म नहीं करते बल्कि इस पर रेडिएशंस डालते हैं। वहाँ रेडिएशंस का इमिशन होता है, यहाँ रेडिएशन का एब्जॉर्शन होता है। तो ये हम अंतर समझ में आया इमिशन और एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम में। तो जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो एनर्जी का एब्जॉर्शन करेगा, और उसके बाद जो निकालेगा वो एनर्जी को वापस लोअर एनर्जी लेवल में आने के लिए, तो उससे वो रेडिएशंस का इमिशन करता है और उसका हम स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लेते हैं। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। जब हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन किया जाता है तो हाइड्रोजन अणु वियोजित होकर उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु देते हैं जो अलग अलग आवृत्तियों वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की कई श्रेणियां होती हैं। बामर ने बताया कि यदि स्पेक्ट्रमी रेखाओं को तरंग संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दृश्य रेखाओं को इस सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तरंग संख्या जिसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, यह है 109677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर -1 बामर श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में केवल इस श्रेणी की रेखाएं ही दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। रिडबर्ग ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणी की रेखाओं को इस प्रकार दर्शाया कि तरंग संख्या बराबर है 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर -1, और यहाँ 109677 रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 क्रमशः अगर होती हैं तो 1 होने पर लाइमन, 2 होने पर बामर, 3 होने पर पाशन, 4 होने पर ब्रैकेट और 5 होने पर फंड श्रेणी कहलाती है। इसको समझें। हाइड्रोजन का इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम लिया, डिस्चार्ज ट्यूब में भरा, हाइड्रोजन को इन्होंने गर्म किया तो उसको वो एटम में कन्वर्ट हुआ और फिर उसका उन्होंने क्या लिया, उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये कह रहे हैं कि वो जो टोटल स्पेक्ट्रम है उसमें से केवल हम क्या देख पाते हैं, विजिबल रीजन, हम केवल दृश्य क्षेत्र देख पाते हैं। वो दृश्य क्षेत्र कहाँ से है, 400 से 750 नैनोमीटर तक का। इस दृश्य क्षेत्र में जो हमें स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलती हैं उनको बामर श्रेणी कहा। यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 2 है, यानी कि यहाँ n बराबर 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है। अगर 3 से 2 में या 4 से 2 में या 5 से 2 में या 6 से 2 में आ रही हैं स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो हमें मिल रही हैं, मान लीजिए क्या गया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया, हायर एनर्जी लेवल में चला गया, उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। अब जब वो उच्च से निम्न में आ रहा है तो यहाँ निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा है, n = 2, n बराबर 2। अब वो 2 किस किस से आ सकता है,
3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आता है, या इसी प्रकार से। तो ये सभी जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं ये ही केवल हमें दृश्य क्षेत्र में दिखाई देती हैं, इनको हम बामर सीरीज कहते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें जो विजुअल रीजन के अलावा और हाइड्रोजन की दिखाई दे रही हैं, तो पहले हम कहें कि n बराबर 1, यहाँ क्या होगा, पहले 1 हो जाएगा, 1 से जाएगा। तो अब 2 से 1 में, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1 जो आएंगी, तो इस प्रकार की जो हमें स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलेंगी उनकी उस सीरीज को हम लाइमैन सीरीज कहते हैं। बात समझ में आ गई। लाइमैन सीरीज के लिए पहली वैल्यू कितनी है, 1, और बाकी जो n2 की वैल्यू वो 2, 3, 4, 5, 6 हो सकती है। तो ये लाइमैन सीरीज हो गई। इसके अलावा बामर हमने समझ ली, विजुअल रीजन दिखाई दे रही है। फिर n बराबर, यदि n1 बराबर कितना है, 3 है, तो ये पाशन सीरीज कहलाती है। अगर n1 बराबर 4 है तो 4 में कहाँ से आएगा, 5 से 4 में, 6 से 4 में, 7 से 4 में, तो ये ब्रैकेट सीरीज कहलाती है। और n बराबर 5 होने पर यह क्या कहलाती है, फंड सीरीज कहलाती है। तो लाइमैन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फंड, ये जो सीरीज हैं ये n की वैल्यू पर डिपेंड करती हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती हैं। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 होने पर ये सभी सीरीज हैं। यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं विजुअल रीजन में कौन सी दिखाई देती हैं, तो हम कहेंगे विजुअल रीजन में केवल हमें बामर सीरीज दिखाई देती है। इसके लिए जो वैल्यू हमने देखी वो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर आती है। यह आप देख रहे हैं जिसकी बात कर रहा था अभी, यहाँ आपको बिल्कुल स्पष्ट डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। जब n = 1 है तो देखो लाइमैन सीरीज कहाँ मिलेगी, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में। इसके बाद n के बराबर 2 है तो उसको हम कह रहे हैं बामर सीरीज, और ये किस में मिलता है, विजुअल रीजन में। इसके अलावा n बराबर 3, 4, 5, 6 और इनफाइनाइट तक होने पर पाशन, ब्रैकेट, फंड सीरीज कहलाती हैं। और ये किस में मिलती हैं, इंफ्रारेड रीजन में या अवरक्त क्षेत्र में मिलती हैं। इस डायग्राम से आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि जब ये रेखाएं जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं में मिल रही हैं इनको लाइमैन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फंड सीरीज कहते हैं।